पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद सामने आ गई है। सोमवार को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा दल का नेता घोषित कर दिया। बुधवार को इन विधायकों ने विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र बासु से मुलाकात की और उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। जावेद खान, संदीपन शाह, शिवली शाह और सबीना यास्मीन को उपनेता नियुक्त किया गया है, जबकि अखरुद्दीन जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि बागी विधायकों ने अपने पत्र में अब भी ममता बनर्जी को पार्टी की अध्यक्ष के रूप में माना है, लेकिन उन्होंने अभिषेक बनर्जी को नेतृत्व और विधानसभा दल से संबंधित फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस के भविष्य और राज्य की राजनीति को लेकर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। न्यूज डेस्क उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए आदित्य की रिपोर्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मशहूर कोचिंग संचालक खान सर के कोचिंग सेंटर पर कल देर रात हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था। उसके बाद से लगातार जो है छात्रों में आक्रोश है और अभी मैं मौजूद हूँ पटना के मुसल्लापुर हाट में, जहाँ पर मशहूर जो कोचिंग संचालक खान सर हैं उनका कोचिंग है और इसी कोचिंग सेंटर पर देर रात हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ की घटना हुई थी और उसके बाद से जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका आक्रोश है कि बराबर इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या यहाँ आए हैं, क्या क्यों आए? खान सर जैसे विद्वान शिक्षक पर गोली चल गया है, वही हम लोग देखने के लिए आए हैं। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि खान सर जैसे व्यक्तित्व पर गोली चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। बराबर इस इलाके में इस तरीके पहले हम लोग उस समय हम पटना कॉलेज के छात्र थे, 2018 में इस पर गोली बम फूटा था। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, इसके जैसे शिक्षाविद समाज सुधारक पर ऐसा हाल हो रहा है। छात्रों में आक्रोश है कि बराबर इस तरीके की घटना होती है, छात्रों पर गोली चलती है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर के आश्वासन देते हैं कि अब इस तरीके की घटना ना घटेगी। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस के जवान हैं वो सेंटर के बाहर में मौजूद हैं और छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो शांति बनाए रखें। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यही वो कोचिंग सेंटर है जहां पर कल देर रात में हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ की घटना हुई थी। रात में तो ये भी चर्चा हुई थी कि गोली चली है, लेकिन बिहार पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और उसका जो वक्तव्य आया है उसमें ये कहा गया है कि गोली नहीं चली है और बगल के कोचिंग संचालक पर आरोप लगा है कि उनके लोगों ने आकर के यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। तो हालांकि पूरे मामले को लेकर के बिहार पुलिस सतर्क है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों में आक्रोश है और छात्रों का यही कहना है कि आए दिन इस तरीके की घटना न हो, छात्रों की सुरक्षा हो, इसको लेकर के बिहार सरकार को पहल करने की जरूरत है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई मोनालिसा को लेकर केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करी है। दरअसल इस मोनालिसा मामले को लेकर जो जिस तरीके से शादी को लेकर विवाद चल रहा है, उस पूरे विवाद में परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि मोहम्मद फरहान ने ज़बरदस्ती और लव जिहाद किया है, क्योंकि ये भी बोला गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने अब ये माना है कि जो दस्तावेज मोनालिसा ने पेश किए हैं उसके अनुसार मोनालिसा बालिग है, जिसके बाद मोहम्मद फरहान को ट्रांजिट बेल दे दी गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने जो दस्तावेज देखे उसके अंदर मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र में जो तारीख दी गई है वो 1 जनवरी 2008 दी है। केरल हाई कोर्ट ने यह माना कि इस तारीख के अनुसार मोनालिसा बालिग हो चुकी है। इसके बाद मोहम्मद फरमान को ट्रांजिट बेल दी गई है। इसके बाद अब वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस 1 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस बीच ये भी माना जा रहा है कि मोहम्मद फरमान मध्य प्रदेश में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर कर सकते हैं। हालांकि परिजनों ने जो आरोप लगा है उसके बाद से मोनालिसा की शादी विवाद में आ गई थी। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रयागराज के साउथ मलाका में हुए सनसनीखेज 4 लोगों के हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा किया है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका का है,
जांच में जो कहानी सामने निकल कर आई उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी की लालच में बेटे अभिषेक वैश ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश रची, जिसमें उसका दोस्त सनी गुप्ता भी शामिल था। दोनों ने मिलकर माता पिता और बहन की हत्या कर दी। लेकिन वारदात के बाद लूट के माल के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और सनी ने अभिषेक को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी माँ बाप और बहन की हत्या के बाद दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पुलिस ने मुख्य आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल लोहे का पाइप, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था उसका बंटवारा जो लूटा गया था उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी कल शाम को। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से न्यूज स्टेट के लिए आकाश मिश्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के प्रभार में भी बदलाव किया है। दरअसल उनको जो जनपद मिले थे, जहां की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 25 जनपद अपने पास रखे हैं, 25 डिप्टी सीएम केशव मौर्य को और 25 जो है ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनको दिए हैं। इसके साथ ही बाकी जो 75 जनपद हैं, उनमें हर जनपद में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। उनका कार्य क्षेत्र उन्हें दे दिया गया है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक जिले हैं, तो जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको 2-2 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे सरकार का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मकसद है कि जनता के बीच में जाकर, अधिकारियों के बीच में बैठकर अधिकारी मंथन करें कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, उसकी नीतियों का इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है। इसके साथ ही उस इलाके की जिम्मेदारी उसी मिनिस्टर की होगी जो वहां पर प्रभारी नियुक्त किया गया है। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश परिवहन के कर्मचारियों के भी हड़ताल करने पर रोक लगाई गई थी। इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि कर्मचारी इस दौरान, जब तमाम समस्याएं हैं, सरकार जो है चुनावी मोड में जा रही है, ऐसे में हड़ताल ना करें। कुछ दिनों पहले तमाम कर्मचारियों ने हड़ताल किया था, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब नियुक्ति विभाग से बाकायदा सभी कर्मचारियों के लिए ये पूरी नोटिस जारी कर दी गई है, उनकी हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सरकार का ये कहना है कि चूंकि कई आपदाओं का दौर है, इस वक्त बाढ़ और बारिश आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। ऐसे में कर्मचारियों का हड़ताल करने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को अभी 6 महीने तक हड़ताल करने की इजाज़त नहीं है। समय समय पर सरकारें इस तरह से फैसला लेती रहती हैं। हालांकि कर्मचारी संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए और इसके लिए हम हड़ताल करते हैं, लेकिन सरकार हड़ताल भी नहीं करने दे रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस का सत्यापन का आज तीसरा दिन जारी है। ऐसे घरों पर पुलिस पहुंच रही है जहां अपराधी किस्म के लोग रहते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये एक घर पर पुलिस आई है। एडिशनल डीसीपी, एसीपी और पूरा जो पुलिस बल है वो आपको दिखाई देगा। जो अपराधी गतिविधियों में लिप्त थे, जेल जा चुके हैं, उन तमाम लोगों के घर पर जाकर पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो अपराधी अब किस तरीके की गतिविधि में लिप्त है। उसके अलावा जो उसके आय का स्रोत है वो क्या है और जो अपराधी गतिविधियों से पैसा
कमाया गया, उस पैसे से क्या क्या संपत्ति बनाई गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की जो गहन जांच है वो की जा रही है। 1600 के आसपास अपराधियों को खोड़ा में चिन्हित किया गया था। उनमें से जो बड़े अपराध में शामिल लोग हैं उन पर अब ये इस तरीके से पुलिस का जो शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ जा रहा है। पहले भी कई घरों में जाकर इसी तरीके से सत्यापन किया गया था और आज फिर तीसरे दिन यानी सत्यापन का काम गाजियाबाद पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पूरी गली में आप देखेंगे जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है और तमाम ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि खोड़ा के अंदर या गाजियाबाद के अंदर दोबारा से किसी तरीके की जो आपराधिक घटना है इस तरीके की घटना को रोका जा सके और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। उसको लेकर जो एक कार्रवाई है ये फिलहाल गाजियाबाद पुलिस की तरफ से देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट खोड़ा। गाजियाबाद के ढासना में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सरकारी संपत्ति पे एक अवैध मदरसा बना हुआ था जिस पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार बुलडोजर मंगाए गए हैं, 5 बुलडोजर मंगाए गए हैं जो लगातार अवैध मदरसे पर कार्रवाई करते नजर आएंगे। देखिए लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जा रही है और फिलहाल जो बुलडोजर हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 5 बुलडोजर मंगाए गए हैं। डीसीपी ग्रामीण हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, लगातार कार्रवाई जारी है और कितना पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और क्या लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या तो नहीं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर कोई समस्या नहीं। आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्रवाई संपन्न हो रही है। और जहाँ तक पुलिस बल का सवाल है, यहाँ पर हमारे 5 एसीपी, 10 से 12 थाना प्रभारी और 1 कंपनी आरआर, 2 कंपनी पीएससी और 6 से 700 हमारे सिविल पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। देखिए, ये थे मेरे साथ डीसीपी ग्रामीण जो बता रहे हैं फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कितनी बड़े स्तर पर ये मदरसा बना हुआ था जिस पर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। जिला प्रशासन के लोग, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने एकड़ में बना हुआ था? ये 1 हेक्टेयर में बना हुआ अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसके हटाने की कार्रवाई की गई है। सर, जुर्माना भी कुछ लगाया गया? हाँ, जुर्माना 1 करोड़ 23 लाख रुपए लगाए गए। और उसके बाद क्या सर कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई एफआईआर की गई है। उसके उपरांत जो विधिक कार्रवाई होगी सारी की जाएगी। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी थी लगातार जो बता रहे थे, इस पर जुर्माना भी लगाया गया है और लगातार प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इस समय हमारी मौजूदगी उसी जगह है जहां लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वाराणसी में लगभग 200 साल पुराने कहे जाने वाले अजगैन शहीद मजार को हटा दिया गया। दरअसल बताया जाता है कि 2024 में पैमाइश के बाद ये बात सामने आई थी कि रेलवे और कब्रिस्तान की ज़मीन पर यह अजगैन शहीद की मजार और यहाँ पर जो मस्जिद थी वो उपस्थित थी। नोटिस भी लगातार दी गई, पर इसके बाद बुलडोजर से इस पूरे मजार और मस्जिद को हटा दिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये मजार लगभग 200 साल पुरानी है। हालांकि औपचारिक रूप से इस बारे में किसी ने भी कोई बात कैमरे के सामने आकर नहीं बोली है। कोई भी अधिकारी इस बाबत कोई भी बात करने से कतराता रहा। पर देर रात न सिर्फ इस मस्जिद को हटाया गया बल्कि रातों रात मलबे को भी हटा दिया गया। बताया यह भी जाता है कि पहले नोटिस देने के बावजूद भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया और अब जब नोटिस की सीमा समाप्त हुई तो देर रात इस पूरे मस्जिद को वहाँ से हटा दिया गया। माना जा रहा है कि वाराणसी का काशी स्टेशन जो एक मॉडल स्टेशन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी ओर जो फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन है वो भी बिछाई जानी है। इसीलिए इस पूरे कार्य को किया गया है ताकि वहाँ पर मॉडल स्टेशन स्थापित किया जाए और फास्ट ट्रैक ट्रेनों की आवाजाही शुरू की जाए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन भी इसी ओर से फास्ट ट्रैक पर गुजरती हुई दिखाई दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।
राजनगरी आगरा के ट्रांसफार्मर क्षेत्र में आज महिलाओं ने शराब की दुकान पर जमकर हंगामा काटा। दरअसल महिलाओं की शिकायत थी कि क्षेत्र में जो देसी शराब का ठेका है वो सुबह 4 बजे से ही खोल दिया जाता है और यही वजह है कि घर के जो मुखिया होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो सुबह 4 बजे से ही उस ठेके पर पहुंचकर शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। आए दिन परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही थी और यही वजह है कि महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर शराब के ठेके पर हंगामा काटा। पहले शराब के ठेके के ताले तोड़े गए और उसके बाद से लेकर अंदर जितनी भी सामग्री थी उन्हें बाहर फेंकने का काम किया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिलाओं को समझाने का प्रयास करती है। साथ ही साथ जो शराब के ठेके का स्वामी है उसको ये बताया जाता है कि समय सीमा के अनुसार ही दुकान खोली जाए। इसके अलावा महिलाओं को यह आश्वासन दिया जाता है कि आगे से इस तरीके की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी और उच्च अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। हालांकि महिलाएं काफ़ी देर तक उत्पात मचाती रहीं, लेकिन कुछ देर बाद प्रशासन की बात सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को शांत किया। लेकिन उनकी बड़ी मांग यही थी कि शराब का ठेका यहाँ से खत्म होना चाहिए ताकि यहाँ के पुरुष जो है वो अपनी स्वरूप जिंदगी में वापस लौट सकें और काम काज में लग सकें। बड़ी परेशानी महिलाओं को थी, जिसकी वजह से आज महिलाओं का आक्रोश शराब के ठेके पर देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज से एक बार फिर लू और तपिश बढ़ने वाली है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों का जो तापमान होगा वो 40 के पार होगा। वहीं कुछ ऐसे शहर होंगे जहां का तापमान 44 और 45 के पार जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से बांदा, प्रयागराज और बनारस शामिल है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश हुई थी उससे लोगों को थोड़ी राहत तो ज़रूर मिली, लेकिन एक बार फिर से जो तपन का असर है वो बढ़ने वाला है। जाहिर तौर पर गर्मी बढ़ने से जो आम जनजीवन होगा वो प्रभावित होगा। खास तौर पर अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें फील्ड में काम करना पड़ता है, उन्हें दिक्कत होने वाली है। वैसे में अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी जो लू और गर्मी का असर है वो काफ़ी देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले समय में कुछ दिनों तक जो गर्मी का असर है ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में आह्वान किया कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए। अगर राजस्थान में बात की जाए तो जयपुर में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई सालों पहले ही इस तरह के प्रयास किए गए थे कि जयपुर शहर में साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए और उसके लिए स्मार्ट सिटी में अलग से ट्रैक बनवाए गए, साइकिल के स्टैंड बनवाए गए कि लोग जब भी चार दीवारी में जाते हैं तो साइकिल किराए पर लेकर के, रेंट पे लेके साइकिल को जा सके, जिससे कि ईंधन की खपत कम की जा सके। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जयपुर सिटी के हालात कुछ अलग तरीके के नजर आते हैं। जो स्टैंड बनाए गए थे उनके हालात आप देखिए कि आज वहाँ साइकिलें नहीं बल्कि लोगों ने रहने के लिए अपने घर बना लिए हैं उन स्टैंड के अंदर। वो स्टैंड देखिए किस तरीके से यहाँ की हालत है कि एक भी साइकिल यहाँ पर नज़र नहीं आती, सिर्फ स्टैंड बना हुआ दिखाई देता है और इसके अंदर लोग रहने लगे हैं, यानी कि लोगों ने अपना बसेरा बना लिया है। कई लोग वेबसाइट पे देख करके आते हैं, जो वेबसाइट है स्मार्ट सिटी की, उस पर आज भी नज़र आता है कि यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से किराए पर साइकिल मिलती है। लेकिन जब वेबसाइट पे देख के टूरिस्ट या दूसरे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस साइकिल स्टैंड पर, तो यहाँ पर रहते हुए लोग नजर आते हैं। आज धरातल पर ये स्थिति है कि जयपुर शहर में इस तरह के जो तमाम स्टैंड बने थे, एक भी स्टैंड पर रेंट के लिए साइकिल उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो स्मार्ट सिटी के दावे किए गए थे, पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण को सही रखने के लिए जो प्रयास किए गए थे, उस पर मॉनिटरिंग नहीं की गई। तैयारियां तो कर ली गई थी, धरातल पर उन्हें लाया भी गया था, इस तरह के स्टैंड बनाए भी गए थे, लेकिन स्टैंड बनाने के बाद जब मॉनिटरिंग नहीं की गई तो आज उसमें जो फुटपाथ और आसपास पर रहने वाले लोग हैं वो इन साइकिल स्टैंड पर आकर इनको अपना घर ही बना लिया है। तो आखिर किस तरह से जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है?
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।